11 बहुत टफ पूछ रहा है। BB2 11, BB3 9। गजब। चलो ठीक है, BB3 9 लिख लिया मैंने। हाँ ठीक है, BB2 11 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। BB2 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 11 ठीक है, 12 ठीक है, उसका 14 ठीक है। चलो सबसे पहले 7 देखते हैं, ध्यान से देखना। इधर एक्स एक्सिस है और इधर है हमारे पास वाई एक्सिस। इधर हमने किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया है a,0 कोऑर्डिनेट से, एंड पार्टिकल b पे पहुंचती है जिसका कोऑर्डिनेट है 2a, d और इसके पास वेलोसिटी v। ठीक है, अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ वर्क डन, वेलोसिटी, ये सब के बारे में पूछ लिया। देखते हैं ध्यान से। देखो सिंपल समझ में आता है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन। सोचो, ध्यान से देखना, क्या वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज हुआ है क्या? देखो ध्यान से, नहीं, क्योंकि इधर भी v है इधर भी v है। इसका क्या मतलब है? तो y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। सही है, बढ़िया। अच्छा, सेकंड पॉइंट, x कोऑर्डिनेट इसका a,0, x a है। अब हो गया 2a, मतलब x में डिस्प्लेसमेंट है, तो x में डिस्प्लेसमेंट कौन कराएगा? सोचने वाली बात है, फोर्स तो y में है नहीं, तो अब फोर्स को किस एक्सिस में होना होगा? x एक्सिस में होना होगा। और किस तरफ होगा? पॉजिटिव x की तरफ, तभी तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, सोचने वाली बात है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई करते तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगता। कहने का मतलब फोर्स जब इधर लग रहा है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर अप्लाई किया, मतलब कंफर्म पता लग गया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, माइनस आई का। ये कंफर्म बात। ठीक है, तो यहाँ तक हमें जैसे ही समझ आया, उसके बाद हम आएंगे सॉल्व करने। तो देखो सॉल्व में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे अलोंग y एक्सिस। यदि y एक्सिस में इक्वेशन लिखो तो तुम क्या लिखोगे? y बराबर v इंटू, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ आगे। y में डिस्प्लेसमेंट है d बराबर v इंटू t, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा dy, टाइम dy v। सही, ओके। इसके बाद हम बात करें अलोंग x एक्सिस, तो मैं क्या लिखूंगा? x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब सोचो ध्यान से, x है कितना? देखो ध्यान से, तो x हमारा a के बराबर है, ux तो है नहीं, हाफ एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? तो देखो फोर्स बराबर होगी e, और यही फोर्स किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन हो जाएगा e बाय m। तो यहाँ पे मैं लिखूं e बाय m, और टाइम की जगह क्या लिखेंगे अपन? d बाय v का स्क्वायर। तो यहाँ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लोगे। सही है। अब तुमसे यदि वेलोसिटी वेक्टर पूछ लिया जाए तो v को क्या लिखोगे? vx i का प्लस v बाय i। अब देखो vx i कितना, तो हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी सॉल्व करनी, तो मैं लिख सकता हूँ vx को ux प्लस x इंटू t i कैप प्लस v बाई j कैप। तो ux है 0 के बराबर, ax होगा कितना? ax है सिंपल e बाई m, और टाइम की जगह क्या लिखेंगे? d बाई v। ये आया i कैप प्लस v बाई हम क्या लिखेंगे? सिंपल v j कैप। तो ये सिंपल। और उसके बाद जो इसमें एक और पॉइंट है कि रेट ऑफ वर्क डन एट ए एंड बी। तो समझना, रेट ऑफ वर्क डन को हमें क्या कहा जाता है? रेट ऑफ वर्क डन को हमें पावर कहा जाता है। याद करो पावर बताया गया है। अब सोच के देखो पावर होता क्या है? यदि तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर पता हो तो ये सिंपल फोर्स इनटू वेलोसिटी। सोचने वाली बात, इधर फोर्स है किधर? एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी है कैसे? इधर। तो एंगल कितना है? 90। तो पावर कितना होगा? ए पे 0।
बी पे क्या करोगे, बी पे भी फोर्स इधर है बट वेलोसिटी किस बार एक्स एंड वाई कंपोनेंट दोनों ही है, तो बी पॉइंट पे मुझे पावर लिखना होगा तो मैं सिंपल फोर्स इनटू वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट करूंगा और मुझे रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट बी पता लग जाएगा। समझ में आया हो, इसका मैसेज करो। ये था बिगनर बॉक्स टू क्वेश्चन नंबर 7। BB3 में 10 और 11 भी बहुत टफ। क्या मैंने बिगनर बॉक्स 2 एंड 3 डिस्कस नहीं किया था कभी तक? मुझे लगा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके ओके, चलो एक बार ये हो गया हो तो जल्दी से डन का मैसेज करो। कोशिश करेंगे कि इतना क्वेश्चन आज अपन कंप्लीट कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। देखो 11 में गिवन है 3 इनफाइनाइट शीट। देखो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। इधर है पॉइंट ए बी एंड सी और नीचे है डी। सिग्मा 2 सिग्मा एंड -4 सिग्मा एक्स एंड वाई। देखो अब हमसे ये पूछा गया कि एबीसीडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। पहले ये देखो, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं पॉइंट ए की बात कर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो ये जो शीट है किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगी, ऊपर की तरफ। बी भी किधर, ऊपर की तरफ। सी किधर, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज। सिंपल समझो। तो यदि मैं इसे फर्स्ट सेकंड और मैं थर्ड कहूं तो ये फर्स्ट की वजह से, ये सेकंड की वजह से, ये थर्ड की वजह से। तो यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लिखना होगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा। क्या आएगा? 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे सॉल्व करो, आंसर। मानो ई ए पॉजिटिव आया मतलब ऊपर के डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना, नेगेटिव आया मतलब नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। तो बाकी अब तुम इसके पार्ट सॉल्व कर सकते हो, मैंने फर्स्ट पॉइंट पे निकाल के बता दिया। वैसे बी पे, सी पे, डी पे कर सकते हो। कर लोगे क्या? डन का मैसेज करो। चलो एक सी पे भी करके बता देता हूँ। देखो सी पे फर्स्ट की वजह से किधर होगा, नीचे। सेकंड की वजह से भी किधर होगा, नीचे। एंड थर्ड की वजह से किधर होगा, ऊपर। तो मैं ई सी लिख रहा हूँ। यदि मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो मैं लिखूंगा 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के सॉल्व किया, आंसर पॉजिटिव आया मतलब इलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ है, अदरवाइज नीचे की तरफ। ठीक है।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ तक समझ आ गया हो डन का मैसेज करो फिर आगे। जिसका डाउट है उसे डन का मैसेज करना भी है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में गिवन अ चार्ज ऑफ 16 into 10 to the power 9 is fixed at the origin। मतलब यहाँ पे है 16 into 10 to the power -9 coulomb and second charge of unknown magnitude p, 0 पे p, 0 पे कोई unknown charge क्यों गिवन है and a third charge 6, 0 पे थर्ड चार्ज कहाँ पे 6, 0 पर कितना है तो सिंपल है 12 into 10 raised to power -9 coulomb। What is the value for known charge which result in electric field? बहुत आसान क्वेश्चन। देखो 8, 0 पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। कितना गिवन है 20,25 न्यूटन पर कूलम। तो सिंपल हमारे पास तीन चार्जेस हैं, तीनों की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इसका सम हमें इतना कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो जो चार्ज ओरिजिन पे रखा है उसकी वजह से 8, 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने 3, 0 पे रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने 6, 0 पे रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों का समेशन हम किसके बराबर कर देंगे 20.25 के। तो क्या लिखेंगे देखो k 16 into 10⁻⁻19। ध्यान से देखना चार्ज -19 है कि 9 और डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस k क्यू अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्योंकि 8 और ये 3 और 8 तो गैप 5 का है। फिर यहाँ लिखोगे k into 12 into 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर और इन तीनों का समेशन होगा 20.25 न्यूटन पर कूलम। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से भी Q पॉजिटिव आता है मतलब पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस करा है, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव चार्ज हमने प्लेस करा है। कर लोगे क्या सिंपल कैलकुलेशन है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखना क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है एन ऑयल ड्रॉप हैज चार्ज इतना इतना। देखो सिंपल हमें गिवन है कि एक आयल ड्रॉप है तो ये सिंपल नीचे की तरफ गिरेगा। तो नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस पे एयर रेजिस्टेंस किधर लग रहा होगा ऊपर की तरफ और नीचे कौन सा फोर्स लगेगा mg और अभी इसके पास टर्मिनल वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब नेट फोर्स 0 के बराबर। नेट फोर्स 0 के बराबर दैट मींस कि Fr किसके बराबर है mg के। Fr है यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस राइट। अब हमसे बोला गया कि if uniform electric field is to be applied vertically to make oil drop ascend up। ascend up मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये ड्रॉप ऊपर की तरफ यदि मूव करता है तो एयर रेजिस्टिव फोर्स किधर लगेगा नीचे और mg भी किधर लगेगा नीचे। मतलब ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगना चाहिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए तभी तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। मतलब सिंपल समझ में आता है। मैं फिर से यहाँ पे F net 0 करूं तो QE बराबर हो जाएगा mg प्लस FR के और तुम्हें यहाँ से दिख रहा है FR किसके बराबर है mg के। तो यहाँ पे रखो QE बराबर आ जाएगा 2mg। यहाँ से तुम सॉल्व कर लोगे। अच्छा तुम्हें यहाँ देखना होगा चार्ज नेगेटिव है। चार्ज नेगेटिव है मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्लेस करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तभी तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगा। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो।
तो ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो बिगनर बॉक्स 2 में और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैसेज करो। बिगनर बॉक्स 2 में और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैसेज करो। बाकी सभी को बिगनर बॉक्स 2 समझ आ गया हो तो यस का मैसेज करो। चलो अब हम देखेंगे बिगनर बॉक्स 3। तो बिगनर बॉक्स 3 में एक डाउट मुझे ये आया था क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके बिगनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 3। The electric field of 2 point charges separated by कितना, ठीक है। ये डायग्राम इसका कुछ shown in figure A। figure देखो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है सिंपल कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 point चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस में दिया गया कितना 4.14 सेंटीमीटर, ठीक है। शोन इन फिगर, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस, तो तुम्हें कल ही बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है वो पॉजिटिव चार्ज, जहां पे टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज। तुम डायग्राम देख के बता सकते हो कि जो ए है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और बी जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज। समझ आ रहा है क्या तुम्हें? देखो ए पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन 3 मैंने गलती से टाइप कर दिया था। ओके तो क्वेश्चन 3 तो किसी का डाउट नहीं है ना? नो। सी का बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, क्या मैंने कल तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस? ये नहीं बताया था क्या? आई थिंक बता दिया था। बताया तो था। तो बस काउंट कर लो ना, जब तुम्हें ये पता ही है कि नंबर ऑफ, हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो ए और बी पे दोनों का नंबर काउंटिंग कर लो, कितने फील्ड लाइंस निकले और डोमिनेट हुए। 12 और 6 है तो 1:2 या 2:1 का रेशियो आ जाएगा सिंपल। चलो आगे बढ़े क्या? तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन। टू चार्ज पार्टिकल m प्लस q। देखो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है m प्लस q और इधर है m माइनस q, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और इन दोनों को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। हम ऐसी मतलब सिंपली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दिया, डायरेक्शन अपन चेंज भी कर लेंगे रिक्वायरमेंट हुआ तो, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, सोचने वाली बात। देखो हम इस पे भी फोर्स देखें, इस पे भी हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, इधर की तरफ QE का फोर्स लगेगा और ये भी इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, इस पे नेट फोर्स इधर है तो धीरे धीरे इस तरफ आके अपना ये नेट सेपरेशन डिक्रीज करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कहीं इस तरफ रखना चाहिए E, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे कि दोनों ही चार्जेस पे नेट फोर्स लिखें। देखो दोनों चार्जेस पे नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना।
इस वाले चार्जेस के लिए मैं तुमसे एफ नेट कहूँ तो तुम कहोगे एम ए वन, सिंपल। और ये किसके बराबर होगा, इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा और एक क्यू ई इधर लगेगा, तो सिंपल लिखें क्यू ई माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, हमने इस पे लिखा है। सिमिलरली इस पे हम लिखें एफ नेट। एफ नेट क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, एम ए टू बराबर, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगाएगा क्यू ई और अट्रैक्शन फोर्स इधर, तो मतलब के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर माइनस क्यू ई। अब हमें क्या बोला गया कि दोनों का सेपरेशन फिक्स है। इसका क्या मतलब है कि दोनों या तो सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करे तो सेम एक्सेलरेशन से ट्रैवल करे, समझने वाली बात है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि नेट फोर्स है, इसका मतलब कि हम दोनों का एक्सेलरेशन बराबर कर देते हैं। तो हम a1 a2 को बराबर करें, देखना a1 हम यहाँ से क्या लिखेंगे, क्यू ई माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर 1/m, और यहाँ से a2 हम क्या लिखेंगे 1/m क्यू के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर माइनस क्यू ई। फिर दोनों बराबर होगा तो सिंपल क्यू ई माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर इनटू 1/m बराबर 1/m के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर माइनस क्यू। बस इसी को हम इक्वेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा हो तो इसका मैसेज करना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब मन में एक डाउट ये भी आ सकता है, मैं तुम्हें डाउट रेज कर रहा हूँ। मन में डाउट क्या आएगा कि हम क्यों ना ऐसा सोच लें कि इधर का फोर्स और इसका बैलेंस हो जाए, इधर का फोर्स इसका बैलेंस हो जाए, ये भी रेस्ट पे रह ले, ये भी रेस्ट पे रह ले और हम एल सॉल्व कर ले। लेकिन ऐसा सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल? देखो ऐसा सिचुएशन इसलिए पॉसिबल नहीं है, हाँ देखो ऐसा सिचुएशन इसलिए पॉसिबल नहीं है, सोचना ध्यान से, क्योंकि हमें पता है दोनों के मासेस अलग अलग है। अब तुम खुद सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है मतलब इस पे देखो, इस पे तो अट्रैक्शन फोर्स तो सेम ही लगेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स सेम लगेगा। अब अट्रैक्शन फोर्स सेम लगा और इसकी वजह से जो फोर्स डिफरेंट और मासेस भी डिफरेंट है, तो हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? कुछ आइडिया लगा क्या? तुम कोशिश करोगे इक्वेट करने के लिए तो दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो इसका मतलब जैसे मैं तुम्हें एक करके बताता हूँ, देखो इसके लिए यदि हम करें तो क्या लिखेंगे a क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ई। तो देखो क्यू से क्यू कैंसिल और एल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a क्यू अपॉन ई। और इसी को हम ऐसे सॉल्व कर ले, ये आएगा एल की वैल्यू। अब इधर से मैं सॉल्व करता, एल की वैल्यू आता के क्यू अपॉन ई। अब सोचने वाली बात, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब क्यू और क्यू सेम हो। सोचो, तो यहाँ पे हमें दो एल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। समझ आ गया हो, इसका मैसेज करना, आगे बढ़ेंगे। ई की हमने डायरेक्शन इसलिए लिया क्योंकि हमें नेट फोर्स लिखना था। यदि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाए फिर तो ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करके इसके पास आ जाएगा ना। और इसमें भी यदि हमने फोर्स इधर रख दिया तो ये देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस तरफ मैं करूंगा तो ये इधर आने लग जाएगा और ये इधर आने लग जाएगा, तो दोनों का सेपरेशन तो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो फिर एल तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता ना। सोच के देखो एक बार। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 9 समझ आ गया और सभी को, एक बार यस का मैसेज करो।
इसका मैसेज करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। सही है। चल आगे देखते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्लास में 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिगनर बॉक्स सॉल्व नहीं किए। क्या मैं सही हूँ? किस किस ने बिगनर बॉक्स सॉल्व किया है इसका मैसेज करो। होमवर्क जिसने किया है वो इसका मैसेज करेगा ईमानदारी से। हम्म फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं किया है। मैसेज में तकरीबन 20 के मिले, 20 स्टूडेंट्स के, जबकि क्लास में 34 थे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहते, हम तो लेकिन बिगनर बॉक्स सॉल्व जितना करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग होगा। अब पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व करते हो। सही बोल रहे हो यार, माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं है। हम्म आवाज आ रही है क्या? देखना, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जब भी साउंड प्रॉपर क्लियर ना हो ना तो मुझे मैसेज कर देना। क्या होता है ना, कभी ये दोनों ईयरबड टच हो जाते हैं ना तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो कभी भी आवाज जरा सा भी तुम्हें लगे तो मैसेज कर देना। लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमें ये गिवन है, और इधर एक लाइन अल्फा। ठीक है, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 का हमें देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये दोनों इनफाइनाइट वायर है। हम क्या करते हैं कि कहीं पे हमने पी पॉइंट कंसीडर करा जो कि एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट है। इधर हमने एक्स माना और इधर हमने वाई माना। अब सोचना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे मैं E1 कहता हूं, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम E2 कहते हैं। तो E1 और E2 हमारे पास है। अच्छा, E1 हम क्या लिखें बताओ? E1 2k λ1/x लिख सकते हैं। E2 क्या लिखें? 2k λ2/y लिख सकते हैं क्या? सही है। अब यदि मैं कहूं कि tan अल्फा लिखना है, tan अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा होगा, और मैं tan अल्फा सिंपली लिखूंगा E2/E1। ध्यान से देखो, और एक और मैं tan अल्फा लिखूं तो मैं लिख सकता हूं y/x लिख सकते हैं क्या? तो देखो, अब यहां से सिंपल आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड करो तो सिंपल E2 कितना है? λ2/λ1 और x/y। ध्यान से देखना, और x/y को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल्स टू λ2/λ1 इंटू 1/tan अल्फा। तो λ2/λ1 का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा। आंसर। ठीक है, तो λ2/λ1 का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? ई के पैरेलल कंपोनेंट्स देखो, ये पैरेलल, ये इनफाइनाइट वायर है ना, तो जब ये इनफाइनाइट वायर है तो हम पैरेलल कंपोनेंट क्यों लेंगे मुझे बताओ?
जब इनफाइनाइट वायर है तो हम पैरेलल कंपोनेंट की बात ही तो नहीं करते ना। हम्म, आगे बढ़े क्या? ये है क्वेश्चन नंबर 10, समझ आया हो यस का मैसेज करो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। देखना क्वेश्चन नंबर 11, ये बढ़िया क्वेश्चन है 11। किस किस ने सॉल्व कर लिया खुद से? क्वेश्चन नंबर 11 किस किस ने खुद से सॉल्व किया, ये इसका मैसेज करो। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, क्या बात। इन थर्ड अटेम्प्ट, गुड, बहुत ही बढ़िया। और किसी ने? चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 11 कैसा है? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, क्या बात, नाइस। इस टाइप का सिचुएशन दिया हुआ है, देखना बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन तो में ऐसा दिया गया है, ये दो हमारे पास वायर हैं, ठीक है, और इन दोनों वायर के बीच गैप है डी डिस्टेंस का। अब सोचो, जो तुम्हें सामने से दिख रहा है ना, वही मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा जो तुम्हें दिख रहा है अभी जैसा। तो क्या तुम्हें इस तरीके से दिख रहा था क्या? बोलो, ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे? देखो ऐसे ही दिख रहा था तुम्हें। तो जो सामने है उसके लिए हमने पॉइंट, और ये है सिंपल है ऐसे, ठीक है। देखो, और हमें ऐसा बोला गया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है हमें डी के बराबर गिवन है। सही है, अच्छी बात है। सोचना, हम क्या करते हैं कि इससे y हाइट ऊपर एक छोटा सा हमने एलिमेंट लिया, जिसे हम कह रहे हैं dy और दोनों पे चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा ही है। सही है। सोचो, जो ये डॉट है, इसकी वजह से मैं तुमसे कहूं कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे है ना। तो देखो, ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर है, सिंपल। ऐसे देखो, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। तो हमें अब ना ये डिस्टेंस सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे? तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब यदि मैं इसे वायर फर्स्ट मानूं और इसे मैं सेकंड, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट। कितना आएगा बताओ? लैम्डा, 2 के लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो आएगा। 2 के लैम्डा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ध्यान से देखूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एलिमेंट पे फोर्स इधर अप्लाई करेगा। अब ये फोर्स इधर अप्लाई करेगा तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर और एक इधर। तो इधर के जो कंपोनेंट्स हैं, इसे हम सिंपली, ये एंगल थीटा, तो इसे भी हम थीटा कहेंगे। और ये कितना हो जाएगा? ई कॉस थीटा। और इधर का ये कंपोनेंट हो जाएगा
ई साइन थीटा। सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखना। तो जो साइन का कंपोनेंट है ना, ऐसा ही कंपोनेंट एक नीचे भी होगा, तो जो इसको कैंसिल कर रहा होगा, मतलब नेट फोर्स में किसका कंट्रीब्यूशन होगा, कॉस का। ये बात समझ आ गई होगी। तो मुझे कॉस के कंपोनेंट्स को ही ऐड करना है, ठीक है। तो यदि मैं इस स्मॉल एलिमेंट में मैं फोर्स देखूं, फोर्स ऑन डी क्यू, तो सिंपल मैं लिख सकता हूं df बराबर डी क्यू इंटू ई कॉस थीटा। अब इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो यहाँ से f आ जाएगा, और dq को तुम क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू डी वाई, और e को क्या लिखोगे, 2 के लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इंटू में कॉस थीटा। यही तो लिखते। सोचो ध्यान से। अब मैं कहता हूं कि इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में यदि मैं tan थीटा लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, y बाई डी। तो y बराबर आ जाएगा d tan थीटा। डिफरेंशिएट करो तो dy इक्वल्स टू d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हमसे सिंपल dy पता लग गया। अच्छी बात है। सोचो, यदि मैं y को यहाँ पे पुट करूं तो ये इंटीग्रेशन क्या इस तरीके से कन्वर्ट होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, जो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 के लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, 2 के लैम्डा स्क्वायर बाहर, एंड dy की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, सिंपल d सेक थीटा, और यहाँ पे cos थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसी का तो इंटीग्रेशन करना है। देखो ध्यान से, कैंसिल जो हो सकता हम करते हैं। तो देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो जो हमारे पास टर्म आया हुआ है सिंपल 2 के लैम्डा स्क्वायर और ब्रैकेट में डी थीटा, और इसी का इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां तक, -90 से +90, करो सॉल्व। तो f इक्वल्स टू आ जाएगा 2 के लैम्डा स्क्वायर इंटू पाई। ये हमारा आंसर। समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। हाँ बिल्कुल, वो भी सेम ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे k की वैल्यू रिप्लेस कर लेना, है ना। k है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो तुम्हें एग्जैक्ट आंसर गिवन है मॉड्यूल में वो आ जाएगा। तो तुम्हें ये 11 क्वेश्चन समझ आया हो तो यस का मैसेज करो, फिर हम 12 देखते हैं। हाँ, एक बार और ट्राई कर लेना, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक बार और ट्राई कर लोगे। देखो, तुम एक पॉइंट ये भी नोटिस करोगे कि इस चैप्टर में हमने इस रॉड टाइप जो जितने भी इंटीग्रेशन किए हैं ना, सबका पैटर्न एक ही है। इसी पैटर्न पे हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे हमने पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किए हो, सेम पैटर्न है।
बढ़े आगे क्या? नोट करने के बाद डन का मैसेज कर देना। हाँ यार, ये तो मैं भी अभी यही सोच रहा था, डाउट्स ही बहुत ज्यादा आ गए। जल्दी से डन का मैसेज करो, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यार कोशिश ऐसा करना ना कि मतलब छोटी छोटी डाउट्स भी तुम पूछने लग जाते हो, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगने लग जाता है। खैर क्या ही कर सकते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें ये गिवन है कि इस तरीके से डायग्राम दिया गया है, ये एंगल हमें दिया गया 30 डिग्री और इधर का एंगल है ये 60 डिग्री। सोचो, हमें इधर स्पीड गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, इधर अब v मानते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो 100 cos 30 डिग्री और इधर आ जाएगा 100 sin 30 डिग्री। सही है, सॉल्व करो तो ये आएगा 50√3 और ये कितना आएगा 50। सही है, चलो इधर के कंपोनेंट्स हम करें तो ये आएगा v cos 60 और इधर v sin 60। तो v अपॉन हाफ, इधर v/2 और इधर √3v/2। सही है, तुम्हें पता है कि इसमें अलोंग x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो अलोंग x के लिए मैं क्या करूंगा, 50√3 किसके इक्वल हो जाएगा, 50√3 इक्वल हो जाएगा v cos 60 के। यही है ना, देखते हैं डायग्राम में, एंगल 30 60, ठीक है। ध्यान से देखना, तो यहाँ से v कितना लिखोगे, 50√3 इंटू 2 यानी कि 100√3 मीटर पर सेकेंड, ये हमें v आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अलोंग y एक्सिस में हम इक्वेशन लिखते हैं। तो y एक्सिस में क्या लिखोगे, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। तो vy है कितना हमारे पास, v है √3, v है कितना 100√3 अपॉन 2, uy कितना 50 प्लस QE/m और टाइम तुम्हें दिया है m/q। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर लोगे। ये भी लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट कर लिए थे ना, सारे पॉइंट्स लिखवा दिया था ना मैंने। ठीक है। अगली बार से ना बिगनर बॉक्स के डाउट ना अपन डाउट्स क्लास में देख लिया करेंगे, सर डाउट्स आया करेंगे तो। हाँ, हाई एंड लो पोटेंशियल वाला अभी तुम पोटेंशियल में देखोगे। चलो ये नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो।
नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। अब जो कंटेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इस कंटेंट को देखना। हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो, 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट लिखना, a charged particle placed in an electric field, a charged particle placed in an electric field a charged particle placed in an electric field has potential energy because of has potential energy because of its interaction with electric field. This is called electric potential energy. This is called electric potential energy. एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। A charged particle placed in an electric field has potential energy because of its interaction with electric field. This is called electric potential energy. Second point, if a point charge ब्रैकेट में Q नॉट, if a point charge ब्रैकेट में Q नॉट is in electric field, a point charge bracket में Q naught is in electric field and has magnitude of potential energy U, then potential at that point is equal to V equals to U by Q naught. Then potential at that point is given by V equals to U by Q naught. Next point, work done in bringing, third point लिखना, work done
in bringing a unit positive charge, work done in bringing a unit positive charge from infinity to given point, from infinity to given point against electric forces, against electric forces is known as electric potential, is known as electric potential. एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, work done in bringing a positive charge from infinity to given point against electric forces is known as electric potential. Next point, electric potential is a scalar quantity. Electric potential is a scalar quantity. Its value may be positive, negative or zero. Its value may be positive, negative or zero. देखो कोई भी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, एंड कोई आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा. मतलब सिंपल है कि अभी तक जो हम चार्ज के सिर्फ मैग्नीट्यूड को रख के हम सॉल्व कर रहे थे, अब हमें विद साइन सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ तक तुमने यदि पॉइंट्स नोट कर लिए हो तो एक बार यस का मैसेज करो, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ. बहुत बहुत ध्यान से सुनना है अभी तुम्हें 10 मिनट्स, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना. अब मैं इस टॉपिक को पिछले कुछ टॉपिक से कनेक्ट करूंगा और तुम समझने की कोशिश करना कि ये किस तरीके से है, ये टर्म है क्या, टर्म को पहले फील करना. ठीक है, देखो यदि मैं सिंपल तुमसे पूछूं अभी तक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम आंसर करना. यदि मेरे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से तुम क्या क्या लिख सकते हो. तो ऑब्वियसली अभी तक तुमने दो ही टर्म अच्छे से पढ़े हो, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स. तो उन दो टर्म में से हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख सकते हैं. फोर्स के लिए हमें कम से कम दो चार्ज रिक्वायर्ड है. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस का मैसेज करो. तो देखो इसमें हो क्या रहा है कि यदि मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कुछ भी क्रिएट हुआ हम उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं. तो हमने वेक्टर प्रॉपर्टी, देखो अब सिंपल है, जब हमने इस चार्ज पार्टिकल के किसी आर डिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट था, उस इफेक्ट को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज करा, स्केलर और वेक्टर. तो जब हमने स्केलर वाले पोर्शन को देखा तो कुछ और मिला, वेक्टर वाले पार्ट को जब हमने देखा तो कुछ और मिला. मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाले कंपोनेंट के हिसाब से हम एक्सप्लेन करते हैं, और पोटेंशियल हम, पहले पोटेंशियल समझो ध्यान से, एक मिनट. तो जो चार्ज का स्केलर फॉर्म है ना, जो चार्ज एक सिंगल चार्ज का स्केलर फॉर्म है, वो है बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको ऐसे समझने की कोशिश करो. देखो इस तरफ है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स. सोचना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कम से कम हमें दो चार्जेस चाहिए, राइट. हो क्या रहा है, एक सिंगल चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज जाता है तो उसे फोर्स फील्ड होता है. तो ये जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वेक्टर एस्पेक्ट है जो अभी तक हमने पढ़ा है. अब इसी को मैं स्केलर एस्पेक्ट से बता रहा हूँ. अब इसमें क्या होगा कि कोई एक सिंगल चार्ज पार्टिकल अपना एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और उस पोटेंशियल में यदि किसी दूसरे चार्ज गया, कोई दूसरा चार्ज यदि उस पोटेंशियल में जाता है तो वो एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा, वो अब एनर्जी स्टोर करेगा. क्या बात समझ रहे हो? एक बार फिर से सुनो.
एक सिंगल चार्ज ने क्या क्रिएट करा, फील्ड। उस फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जाएगा तो क्या फील करता है, फोर्स फील करता है, जो हमने अभी तक वेक्टर एस्पेक्ट में बताया गया। अब सोचो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के यदि मैं स्केलर वाला पार्ट डिस्कस करूं तो एक चार्ज पार्टिकल फील्ड की वजह पोटेंशियल क्रिएट करेगा स्केलर फॉर्म में। अब उस पोटेंशियल में यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल चला जाए तो क्या फील करेगा, वो ऐसा फील करेगा कि अब उसके पास कुछ एनर्जी आ गई है, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझना ध्यान से, मतलब दोनों एक ही टाइप के हैं, बट ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बात समझ रहे हो तुम? अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बताया गया था क्या, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हमें ये भी बताया गया था कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, इसमें से एक चार्ज को 1 रख दो, किसी एक चार्ज को 1 रख दो, तो ये जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिख रहा है यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सोचने वाली बात है। मतलब अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस, जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली एनर्जी स्टोर्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एनी पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल। बात समझ रहे हो? समझो ध्यान से, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जितना फोर्स फील करा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, वैसे ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जितना एनर्जी स्टोर्ड किया, जितना एनर्जी स्टोर किया हुआ, जितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। कहने का मतलब जैसे हमने F इक्वल्स टू क्यू ई का एक्सपेंशन देखा था, एक्सप्रेशन देखा था F बराबर Q इंटू ई, वैसे ही तुम यहाँ पे देखोगे U बराबर Q इंटू V। दिख रहा है तुम्हें, U बराबर Q इंटू V। मतलब जैसा फोर्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है वैसा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रोल प्ले कर रहा है, और जैसा उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोल प्ले कर रहा था वैसा यहाँ पे पोटेंशियल रोल प्ले कर रहा है। बस अंतर, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इधर वाला पोर्शन हमने जो अभी तक पढ़ा वो वेक्टर फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहा है, और अब हम जो पढ़ेंगे वो स्केलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो यहाँ तक। समझ में आया ना सभी को? तो बहुत सिंपल है, अभी तक हमने एक चार्ज पार्टिकल के जो प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर रहे थे वेक्टर फॉर्म था, अब हम स्केलर फॉर्म वाला रीड करेंगे। अब इन दोनों में क्या कोई ब्रिज बन सकता है, क्या मैं स्केलर से वेक्टर को यदि मुझे कनेक्ट करना है तो क्या कुछ कर सकते हैं क्या, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक तुम्हें ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखा है, कुछ 4 पॉइंट्स, और जो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये सब कुछ समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। अब हम आते हैं इसके मेन मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से, अटेंशन 100% चाहिए। देखो एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, डाउट्स पूछ लो जल्दी से, या फिर मुझे टॉपिक कंप्लीट कर लेने दो फिर पूछना। एक बार टॉपिक कंप्लीट करने ले दो, है ना, नहीं तो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। देखो एक चार्ज पार्टिकल है, हाँ वो सब तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो एक चार्ज पार्टिकल है, अब हमें क्या बोला गया कि अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हैं, उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो मैं यूनिट, देखो ध्यान से समझो, मैं यूनिट की जगह कोई एक सिंगल चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा हूँ, अब ये इन्फिनिटी पे है और किसी टाइम पे मैंने इसे यहाँ तक लेके आ गया, और ये जो डिस्टेंस है इसे मैं r कह रहा हूँ, जो कि वेरिएबल है। सोचना ध्यान से, बहुत ध्यान से, जब हम कहीं पे एफबीडी ड्रॉ करें तो हम इस चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं, तो सिंपल समझ में आ रहा है, आगे की तरफ हमें एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, और इस पे इस तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि खुद पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। मैंने ये माना कि मैं इस चार्ज पार्टिकल को बहुत स्लोली लेके आ रहा हूँ, बहुत स्लोली। अब स्लोली लाने का क्या मतलब है, मैं चाहता हूं कि सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन डेवलप ना हो। एक्सेलरेशन हम क्यों ना डेवलप होना देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होना देना चाह रहे हैं। हाँ सिंपल, तो हम एनर्जी कोई भी एनर्जी काइनेटिक में नहीं कन्वर्ट होना देना चाह रहे हैं, इसका मतलब
कि एक्सटर्नल किसके बराबर होगा Fe। तुम ये सेम एक्सप्रेशन ग्रेविटेशन में भी पढ़े होगे, याद होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जब अपन ने पढ़ा था, तो ऐसा ही कुछ एक्सप्लेनेशन किया गया होगा, चार्ज की जगह मास आ गया था, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं। चलो चलो, तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल Fe के बराबर हो गया, क्यों हुआ इसका मैंने तुम्हें रीजन समझाया, ठीक है। तो क्या मैं इसके अच्छा एक पॉइंट और समझना ध्यान से, अब मैं तुम्हें dr के बारे में बताता हूँ। dr होगा क्या, r फाइनल माइनस r इनिशियल, यही तो होगा। अच्छा सोचो, मैं चार्ज पार्टिकल कहां से लेके आ रहा हूँ, इंफिनिटी से, समझना, इंफिनिटी से मैं स्लोली स्लोली लेके आ रहा हूँ किसी r डिस्टेंस तक। सोचना, यदि मैं dr की बात करूं तो क्या dr मेरा नेगेटिव होगा क्या, क्यों, समझना, मैं मानता हूं कि अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, किसी टाइम पे मानो t बराबर 0 पे, और किसी टाइम पे मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लोकेट करता हूँ। इसका क्या मतलब है, ये मेरा r फाइनल है और ये मेरा r इनिशियल है। बोलो, अभी r फाइनल और r इनिशियल, इसका मतलब कि जो मेरा dr है वो तो नेगेटिव है ना, क्योंकि देखो ना r फाइनल कम है r इनिशियल से, और dr होता है कि r फाइनल माइनस r इनिशियल, मतलब कि जो हम dr यहाँ लिख रहे हैं वो वाकई में कैसा है, नेगेटिव। ये पॉइंट समझ आया तो ये समझ से चलो, ठीक है। तो dr नेगेटिव क्यों है, इसका रीजन तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है अपने कोई खास। तो अब मैं यहाँ पे वर्क डन लिखूंगा, ध्यान से देखना, वर्क डन कैसे लिखेंगे देखो, तो मैं सिंपल कहूंगा वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो, अब हमें पता है ये फोर्स किसके बराबर होगा, Q इंटू ई के, है कि नहीं। अब ये जो फोर्स है किसके बराबर होगा बताओ, Q इंटू ई के। यहाँ पे एक माइनस साइन लगाओगे यदि तुम्हें, ये सब वेक्टर हटाओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज ध्यान में, Q इंटू ई लिखोगे तो हम यहाँ पे क्या लिखें बताओ, Q इंटू ई, सॉरी स्मॉल q इंटू ई, क्योंकि स्मॉल पे हम देख रहे हैं ना, हाँ Q इंटू ई। अब देखो इस पे फोर्स का डायरेक्शन है इधर, समझना, और dr भी इधर है, बट dr के साथ एक माइनस साइन है, ध्यान रखना है अपने को। तो E डॉट dr, और यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। ये माइनस साइन क्यों आएगा, इस dr में जो नेगेटिव साइन है इसकी वजह से आया है, समझ रहे हो बात को। अच्छा सोचना, वैसे एक अपन लॉजिकली देखें तो एक एक्सटर्नल इस पे पॉजिटिव वर्क डन करेगा या नेगेटिव वर्क डन करेगा, कैसे पता करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल पे एक एक्सटर्नल पॉजिटिव वर्क डन करेगा या नेगेटिव वर्क डन करेगा, ये कैसे पता, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, यही तो बताया गया था। एफ डी कॉस थीटा यदि 0 तो पॉजिटिव, सिंपल। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो तुम देखो एक एक्सटर्नल हम किधर लगा रहे हैं, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस तरफ, तो मेरा वर्क डन कैसे होगा, पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव कैसे, देखो ये जो नेगेटिव है किसके लिए दिया गया, dr जो नेगेटिव आएगा उसको कंपनसेट करने के लिए दिया गया है। क्या बात समझ रहे हो तुम। अब इस एक्सपेंशन को हम अच्छे से लिखेंगे और इसी से हम कुछ फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूं, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकते हैं क्या, एंड वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, समझ गए ना। तो मैं सिर्फ सी लिख रहा हूँ। अच्छा, क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस देखो, ये जो टर्म हमने लिखा है इसके बेसिस पे मैं लिखूं तो मैं ऐसा सिंपल लिख सकता हूँ, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ q e डॉट dr, और हम चार्ज को कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से r तक लेके आ रहे हैं। सोचना, यदि मैं कहूं u फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन q बराबर इंफिनिटी e डॉट dr, और यहाँ पे इंफिनिटी से कोई पॉइंट r तक, सोचना क्या u बाई क्यू को मैं v लिख सकता हूँ पोटेंशियल, जैसा कभी बताया गया है। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ e डॉट dr, इंफिनिटी से किसी r पॉइंट तक। यहां तक यदि समझ आया हो तो यस का मैसेज करूं। ये फॉर्मूला तुम ना बार बार देखोगे, तो इसके पीछे का रीजन मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन करा, और बहुत सिंपल रीजन है, कुछ भी हायर कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल जो हमने वर्क डन सीखा है
और उसी वर्क डन को अपन पर यूनिट चार्ज के लिए देख लें तो उसी को हम पोटेंशियल कहने लग जाते हैं। एक बार नोट करना। पूछो। क्योंकि ग्रेविटेशन का हम इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके चलते हैं ना, तो ग्रेविटी का इफेक्ट हम नेग्लेक्ट करने की वजह हम ऐसा मान लेते हैं कि मास इज जीरो। चलो आगे बढ़े क्या? नोट कर लियो तो एक बार डन का मैसेज करो। नहीं नोट किया, चलो नोट करो, नोट करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो तुम इस रिलेशन को यदि ध्यान से देखो ना, तो एक तरफ हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, एक तरफ वेक्टर है। वैसे टेक्निकली वैसे ये तो वेक्टर, ये तो देखो इधर भी स्केलर ही बन गया, बट मैं ये सिंपल कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैंने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने रिलेट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना, ध्यान से देखना, पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन। The electric field in a region is given by, the electric field in a region is given by A upon x square I cap, A upon x square I cap, यहाँ पे A क्या है? कांस्टेंट। Write an expression for potential, write an expression for potential in the given region, in the given region, assuming that potential at infinity equals to zero, assuming that potential at infinity equals to zero.
a by x। ठीक है, देखो हमें बताया गया v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e डॉट dr इन्फिनिटी और इधर r। तुम चाहो तो इस फाइनल को ऐसे भी लिख सकते हो r और यहाँ पे इन्फिनिटी, बात एक ही है क्योंकि इनिशियल इन्फिनिटी और r फाइनल है, सिंपल। अच्छा, हमें इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 गिवन है, तो v इक्वल्स टू, यदि मैं सिंपल लिखूं तो माइनस e की जगह क्या आएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर, dr किससे रिप्लेस होगा dx। इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद आई थिंक लिमिट वगैरह रखने के बाद आंसर आएगा a अपॉन एक्स। ये आया क्या आंसर, देखो इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, सोचना इसी एक्सप्रेशन को यदि मुझे कुछ प्रॉपर लिमिट में लिखना हो, प्रॉपर लिमिट में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर बी से ए। बोलो, लिख सकते हैं क्या? लिमिट में कंफ्यूज नहीं होना है, आर इधर है, आर इधर है, इंफिनिटी इधर है, इधर है, तो हमें ए और बी के बीच पोटेंशियल चाहिए, तो बी से ए तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VAB VAB जिसमें A और B का कोऑर्डिनेट गिवन है, if E इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। दूसरा क्वेश्चन, E इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप। फाइंड VAB if A and B given coordinates। VAB का मतलब VA माइनस VB है ना, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों के लिए तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। करो ट्राई। VAB का सिंपल मतलब होगा, VAB जब भी लिखा हो तो VA माइनस VB है ना, इसका यही मतलब है। देखो पहला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, VA माइनस VB क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E की जगह वाई आई कैप एक्स जे कैप माइनस साइन, और यहाँ पे dr वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूँ, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। बोलो, लिख सकते हैं ना। हाँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इसे मैं इंटीग्रेशन के साथ लिखूं तो y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, तो मैं WP में इस टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल सही। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम dxy से रिप्लेस कर दें, क्योंकि dxy का जो इंटीग्रेशन होगा वो यही होगा, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा यहाँ पे लिमिट रखने की बात होगी तो b से a तक, ठीक है। तो क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ dxy लिख सकता हूँ, लिमिट कहां से कहां तक, b से a तक माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे सिंपल xy आ जाएगा, और लिमिट क्या, b से a विद माइनस साइन। अच्छा, b का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो b का कोऑर्डिनेट है 2 1 2, सही है, और a का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0,0। अब यहाँ पे xy है, तो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है इसमें से रख देंगे, तो देखो xy तो इधर 0 ही है, तो 0 आ जाएगा, और -2 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो।
dxy कैसे आया, देखो ये तुम्हें याद रखना है, ये एक्चुअली ना मल्टीपल डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं, उसके हिसाब से हमें याद रखना होता है। अब यदि सीधा इंटीग्रेशन होता तो तुम कर लेते। अब यहाँ पे y है और यहाँ x है, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन या तो x में हो या तो y में हो। तो जब मिक्सचर होता है ना, तो हमें कुछ इक्वेशंस सोचने होते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर आ जाए। तो हमारे माइंड में एक्स वाई का टर्म आया, तो एक्स वाई को यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो एक्स को बाहर निकालेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे। तो ऐसा ही कुछ टर्म दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, रिप्लेस करके सॉल्व कर लिया। एक्स वाई में कैसे वैल्यू रखा, देखो अब यहाँ पे x की जगह है क्या, ये तुम्हें 0,0,0 यानी एक्स वाई जेड है ना, ये भी एक्स वाई जेड। तो x की जगह जो वैल्यू वो रखा, y की जगह जो रखा है वो रखा, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है। तो एक बार मैंने क्या करा, 0 इंटू 0 रखा तो 0 आएगा, तो 0 रख दिया। और एक्स वाई देखो 2 और 1 है, तो 2 इंटू 1 रख दिया। और एक ऑलरेडी माइनस था तो माइनस से प्लस हो गया। आया समझ क्या? तुम्हें ये समझ आ गया हो तो इसका मैसेज करो, और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये तुम घर से सॉल्व करके आओ, ठीक है? सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना है तुम्हें। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। तुम्हें सोचना है कि कौन सा एक्सपेंशन, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन ले जिसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, क्या बात। तो ठीक है, आज हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यू वाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं होगा। होमवर्क में HCV 45 तक अब कर लेना। और एक काम करना है, कल ना तुम्हें 20 मिनट्स पहले कनेक्ट होना। 20 मिनट्स पहले कनेक्ट वो होंगे जिन्हें डाउट्स है, ठीक है? तो 3:40 पे कनेक्ट हो जाना जिसे डाउट्स होगा, तो अपन डाउट उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और अपन कल का टारगेट ले लेते हैं कि मैं कल HCV के 25 क्वेश्चन से पहले तक के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। HCV के 25 से पहले तक के क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो 20 मिनट्स पहले कनेक्ट होना, कनेक्ट उसे होना है। हाँ ठीक है, 30 तक रख लेते हैं, 30 तक अपन कल डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, 30 तक रख लेते हैं, और कल अपन इसे डिस्कस करेंगे। जिसे डाउट्स होगा वो 20 मिनट्स पहले कनेक्ट हो लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय। आंसर अपन कल देखेंगे इसका क्या आंसर आया, ठीक है? 8 वोल्ट है क्या सभी का आंसर? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।